नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ ही आती हैं कई प्रकार की बीमारियां, जिसमें एक है फूड पॉइजनिंग। अक्सर आपने लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत करते हुए सुना होगा। दरअसल फूड पॉइजनिंग में भोजन के जरिए विषैले तत्व आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे आप बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी का कारक वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी। ज्यादातर लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार फूड पॉइजनिंग का शिकार जरूर होते हैं। इसमें उल्टी आना, जी मिचलाना, सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में मरोड़ और दस्त लगने की समस्याएं हो सकती हैं। फूड पॉइजनिंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खास करके खुले में या देर तक रखा हुआ खाना आपके पेट को संक्रमित कर सकता है। सामान्य फूड पॉइजनिंग में आमतौर पर 3 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो जटिलताएं और भी बढ़ सकती हैं। तो अगर आप कच्ची सब्जियां या कम पका हुआ खाना या कम पका हुआ मांस खाते हैं, कच्चा दूध पीते हैं या अंकुरित अनाज आदि ज़्यादा खाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग की गिरफ्त में आप आ सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फूड पॉइजनिंग होती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और अक्सर आमतौर पर देखा जाता है कि एक प्रचलन बड़ा चला है कि घरों में फ्रिज का इस्तेमाल होने लगा है। तो कई कई दिनों तक हम फ्रिज में सामान रख देते हैं, खाना बनाकर रख देते हैं और फिर उसका सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कितना सही है, क्या इससे दिक्कतें होती हैं, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम बातें भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस तरह की जो दिक्कतें या लापरवाही जिसे हम कह सकते हैं, वो फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकती है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और आमतौर पर देखा जाता है गर्मियों में कई समस्याएं आती हैं लोगों को, खास करके उल्टी दस्त जैसी समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। फूड पॉइजनिंग को लेकर तमाम शिकायतें आती हैं, तो ये जानना चाहेंगे फूड पॉइजनिंग होती क्या है, कैसे ये फैलती है। डॉक्टर रश्मि, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द डॉक्टर रश्मि को जोड़ें। हमारे साथ डॉक्टर राहुल बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल, फूड पॉइजनिंग को हम किस तरह से समझ सकते हैं? आखिर ये समस्या क्यों पैदा होती है, क्या इसकी वजह रहती है? नमस्ते, मैं सभी का इस शो में स्वागत करता हूँ। देखिए, फूड पॉइजनिंग जो है वो हम जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर हमने कुछ खाया है, अगर उसमें कंटामिनेशन है, अगर उस फूड में किसी भी तरीके की कोई भी खराबी है, तो वो जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उससे फूड पॉइजनिंग होती है। अमूमन हम देखते हैं कि 2 वायरस जो बैक्टीरिया है जो बहुत कॉमन है, जिनके कारण हमारे शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग होती है, वो है, एक है बैसिलस सीरस और एक है स्टाइफिलोकोकस ऑरियस। तो ये दो जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग इन्हीं के कारण होती है। तो एक फूड पॉइजन, जैसे कि हम चाइनीज फूड आजकल बहुत चलन में चल गया है, घर वाले अपने बच्चों के लिए बहुत खिला रहे हैं या बच्चे बाहर जाके खा आते हैं। फिर क्या है ना कि वो चाइनीज फूड आइटम जब रखा हुआ होता है और उसको दोबारा से गर्म करके देते हैं, तो उससे फूड पॉइजनिंग होती है। या हम बहुत टाइम से कोई खाना पड़ा हुआ है बाहर, ठीक है, और वो उसका प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ है और उसको हमने खा लिया है, तो उससे होती है फूड पॉइजनिंग। तो 1 से लेकर 6 घंटे के अंदर में हमें असर दिखा देता है, जो भी प्रॉब्लम है कि फूड पॉइजनिंग हो रही है नहीं, 1 से 6 घंटे के भीतर हमें पता चल जाता है। तो ये है फूड पॉइजनिंग के लक्षण, आपको पता ही है, उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़ उठना या पेट दर्द, ये सब मुख्य कारण है। अब इसमें तमाम बातें ये भी आती हैं कि आखिर फिर गर्मियों में खाना खाएं कैसे, कौन सा खाना खाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि बाहर का खाना ना खाएं, खास करके रखा हुआ ना खाएं। किस तरह का खाना हमें हटाना होगा और किस तरह का खाना हमें खाना होगा? देखिए, खाना आप नॉर्मल खाना खाइए, जो आपके घर में बना है, आप तुरंत उसको बना के कंज्यूम करिए। काफ़ी दिनों तक रखा हुआ खाना मत खाइए, जैसे कि बहुत दिन तक कोई खाना रखा हुआ है, आप उसे निकाल कर खा रहे हैं। या फिर कई बार हम देखते हैं कि दालों में घुन लग गई है, उस दाल को पकाने के खाने से भी फूड पॉइजनिंग होती है। या आजकल जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, वो पैक्ड फूड खाते हैं, उससे भी फूड पॉइजनिंग होती है, वो भी नहीं खाना चाहिए। तो आप
फ्रेश फूड खाएं। अगर अगर हम पैकिंग खाने को लेकर बात करें, जिस तरह से पैकेट फूड आजकल प्रचलन में है, क्या वो खाना सही है? नहीं, पैकेट फूड बिल्कुल भी सही नहीं है। पैकेट फूड खाने से हमारे शरीर के अंदर कई डेफिशिएंसीज भी होती हैं। हमें हमारे शरीर को पूरे पोषण नहीं मिल पाते हैं उस खाने से, क्योंकि उसमें कई तरीके के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो पैकेट फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप घर पे सादा भोजन करिए, जो भी आप बना सकते हैं, छोटा मोटा घर में बना हुआ खाना खाइए। अब वो ज्यादा सही है। यहाँ पर दो सवाल और आती है डॉक्टर। लोगों का मानना है कि शाकाहारी खाना और मांसाहारी खाना दोनों को लेकर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान किस खाने से होता है, और क्या वो वजह है कि जो खाना आप मना करें कि अगर इसको नहीं खाना है तो उसको क्यों ना खाएं? देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी खाने में काफी ज्यादा फर्क है। अब एक फर्क होता है कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, ठीक है। किसी को खाना बहुत जल्दी पच जाता है, किसी को खाना बहुत लेट पचता है। तो जो शाकाहारी खाना है, ज्यादातर तो हमें वही खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो गैस्ट्रिक स्टे टाइम होता है, जो मतलब एक आम भाषा में कहें तो शरीर के अंदर थोड़ी देर के लिए ज्यादा देर तक नहीं रुकता। और वहीं मांस देखा जाए तो मांस को डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को काफी ज्यादा टाइम लगता है। और जैसे कई लोग बॉडी बिल्डिंग वाली फील्ड में रहते हैं या जिनको बॉडी बनाना है, सेहत बनाना है, तो प्रोटीन कंटेंट मांसाहारी खाने में ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए, क्योंकि हम शाकाहारी खाने से भी बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। तो मेरे तरफ से तो आप शाकाहारी खाने की तरफ जाइए। मांसाहारी तो अगर हम देखें तो आज एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर हैं, जिनको हमारे इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि द रॉक है, वो भी अब शाकाहारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और काफी सारे जो हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, वो भी शाकाहारी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा शाकाहारी खाने में ज्यादा कंटामिनेशन नहीं होता। मांसाहारी खाने के साथ वो उस समय की समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। यानी कि शाकाहारी खाने में हमें विविधताएं मिल जाती हैं, कई प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं एक साथ, और मांसाहारी खाने में हमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जो कि केवल एक या दो तत्व ही वो दे पाते हैं, फैट मिल जाएगा उसमें। इसके अलावा शाकाहारी खाने में तमाम तरह की हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर्स, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए, डॉक्टर रश्मि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तमाम तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं, खास करके फूड पॉइजनिंग की समस्या गर्मियों में ज़्यादा आती है। क्या इसकी मुख्य वजह हो सकती है? क्या इसके कारण हो सकते हैं? जी। दिनेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। जी, देखिए, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि गर्मियों के सीजन में यदि हम बीमारियों की बात करें तो फूड पॉइजनिंग एक बहुत ही प्रमुख बीमारी है, और हर व्यक्ति कभी ना कभी इस चीज से जरूर गुजरा होगा, फूड पॉइजनिंग की कंडीशन से। सबसे पहले बीमारी क्या है ये फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग मतलब खाना, और पॉइजन मतलब जहर। यदि किसी कारणवश हमारा खाना जो हम खा रहे हैं वो जहर में तब्दील हो जाता है तो ये बीमारी उत्पन्न होती है। कारण क्या है? खराब खाना। खराब खाने से मतलब है जो हम खा रहे हैं या तो वो ताजा नहीं है, बहुत देर का रखा हुआ है, या वो प्रॉपर सफाई नहीं करी गई है जो जरूरत थी उसको साफ करने की, और उसके बाद खाया जाना चाहिए था। या तीसरी चीज कि जिस माध्यम से हम खा रहे हैं, मतलब जिस बर्तन में हम खा रहे हैं या जो हाथ हमारे हैं वो साफ नहीं है। तो ऐसी तीनों कंडीशन में फूड पॉइजनिंग बीमारी उत्पन्न हो सकती है। सिम्टम्स जैसे कि बहुत आसानी से आपने देखा ही होगा, पता चलते हैं, पेट में दर्द होगा, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टियां होना, कभी कभी डायरिया भी होता है। डायरिया के साथ साथ कभी कभी दस्त के साथ खून भी आ सकता है, इसको डिसेंट्री कहते हैं। पेट में गुड़गुड़ाहट होना, ये सारे सिम्टम्स प्रमुख देखने के लिए मिलते हैं। अब आती है बात कि गर्मियों के सीजन में ही ये परेशानी क्यों आती है। देखिए, जब सर्दी का सीजन रहता है तो क्लाइमेट की वजह से हम जो चीज भी खाते हैं ना, वो गर्म खाना पसंद करते हैं। हम जो भी चीज बनाते हैं हम उसे गर्म करके खाते हैं। अगर रखी हुई भी है तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा गर्म करके फिर हम खाते हैं। गर्मी के सीजन में क्योंकि गर्मी ऑलरेडी रहती है तो हम एज एन ह्यूमन बीइंग हमें क्या है कि जो चीज भी है वो ठंडी चाहिए, ठंडा मिलता है। तो कई बार लापरवाही के कारण जो है, जो चीज हमें गर्म करनी चाहिए थी, काफी देर की रखी हुई है, हमने उसे गर्म नहीं किया या प्रॉपर्ली उसको स्टेरलाइज नहीं किया और हम खाते हैं।
या पानी की सबसे बड़ी परेशानी जो है पानी की होती है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर दूर जा रहे हैं, तो पानी कई बार नहीं भी होता है, तो जहां से मिल गया हमने पानी लिया और पी लिया। तो ये मेन कारण है क्यों फूड पॉइजनिंग गर्मी के सीजन में ज्यादा होती है। अब आती है बात करनी क्या चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं इस बीमारी को। ये एक प्रिवेंटेबल चीज है, ऐसी चीज है जिससे हम बच सकते हैं। तो पानी साफ पिए, हो सके तो घर से पानी लेके चलिए। कहीं दूर जाना है तो इतना पानी लेके चलिए कि आपको बाहर से पानी खरीदने या पानी की जरूरत ना पड़े। दूसरा चीज है कि जो भी खाएं उसको प्रॉपरली साफ करके खाएं। घर में बर्तन अच्छे से साफ होने चाहिए। छोटे बच्चे, बड़े लोग, हर किसी को हाथ धुल के अच्छे से ही खाना खाए। इसके अलावा जो भी खा रहे हैं आप इंश्योर करिए कि वो साफ जगह का है। अगर ये छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रखते हैं तो इस बीमारी से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जैसे फूड पॉइजनिंग को लेकर हमने तमाम इसके लक्षण बताए कि उल्टी आना, जी मिचलाना या दस्त लग जाना। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर फूड पॉइजनिंग हो या फिर दूसरी जगह पेट का कोई संक्रमण हो, तो इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे हम? क्या ये दोनों चीजें अलग हैं या फिर हम इसे एक ही बार में समझ सकते हैं? जी देखिए, देखा जाए तो काफी हद तक दोनों चीजें एक ही हैं। पेट का संक्रमण मतलब किसी तरीके की इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। फूड पॉइजन की जब हम बात करते हैं, अगेन वो भी एक संक्रमण ही है। बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, यही तीन चीजें होती हैं जो किसी तरीके का इन्फेक्शन करवाती हैं। पेट की इन्फेक्शन की बात करें या फूड पॉइजनिंग की बात करें, बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन होता है ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड इस सीजन में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। बहुत केसेस आते हैं टाइफाइड के पेशेंट को, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ाहट हो रही है, डायरिया होता है। कई लोग काफी सीरियस भी हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। बैक्टीरिया एक कारण है। इसके अलावा पैरासाइट, जेरार्डिया, एस्कैरियासिस, ये बहुत ही कॉमनली देखने के लिए फूड पॉइजनिंग और पेट के संक्रमण में देखने के लिए कॉजेज मिलते हैं। वायरस में रोटा वायरस, बच्चों में ये एक बहुत ही खतरनाक फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कॉज है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। यदि किसी बच्चे को इसका संक्रमण हो जाता, इसीलिए आजकल रोटा वायरस के वैक्सीनेशन तक होने लगे हैं कि हमें छोटे बच्चे, क्योंकि वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं बीमारी के लिए, उनमें ज्यादा खतरा रहता है, तो इवन वैक्सीनेशन तक होती है। तो ये मेरा कहना है कि यदि अगर दोनों को डिफरेंशिएट करें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिम्टम्स वही होते हैं, कारण इन्फेक्शन वही होता है और मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट वही है। सही समय पे ट्रीटमेंट यदि व्यक्ति को मिलेगा तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बट अगर हो सके तो प्रिवेंटेबल चीज को हम उस बीमारी को ना ही होने दें, वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, सुरक्षा ही बचाव है हर चीज का। अगर हम सुरक्षित हैं, सावधानी अगर हम बरतते हैं, तो हम अपने आप को इस तरह की समस्याओं से बचा सकते हैं। डॉक्टर राहुल, एक बात यहाँ पर समझनी होगी, चूंकि अभी डॉक्टर रश्मि ने बताया कि पानी की कमी को लेकर के भी इस तरह की समस्याएं होती है और आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं लोगों को गर्मियों के समय में पानी की कमी की वजह से होती हैं। चक्कर आ जाते हैं, अचानक से पसीना आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो इस तरह की जो पानी को लेकर समस्या है, पानी को लेकर किस तरह से उसका उपयोग करना होगा? एक व्यक्ति को किस तरह से पूरे दिन में पानी पीना चाहिए, किस तरह का पानी पीना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, लेकिन गर्मियों में आमतौर पर लोग घर में आए, जैसे ही घर में घुसे, फ्रिज खोला, अपना बोतल उठाई और पानी पी लिया। तो क्या वो पानी पीना सही है? क्या कुछ पोजीशन पानी पीने की होनी चाहिए? देखिए, पानी हमेशा आप साफ पानी पीजिए और फिल्टर का पानी पी लीजिए, लेकिन जो हम फ्रिज का पानी पीते हैं उसका तापमान काफी ज्यादा रहता है। मतलब तापमान कम रहता है, मतलब काफी ठंडा पानी होता है। तो जब हम वो ठंडा पानी पीते हैं तो उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए होता है, हमारे शरीर को मतलब थर्मोजेनिक इफेक्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अगर आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो वो इजीली मतलब हमारे बॉडी में मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें नॉर्मल घड़े का पानी पीना चाहिए। और हर वैसे इंसान को 3 लीटर पानी मिनिमम पीना चाहिए एक दिन के अंदर अंदर। और बाकी आपके काम किस तरीके का है, आप ज्यादा काम कर रहे हैं गर्मियों में, जैसे कोई मजदूर वगैरह है तो वो थोड़ा ज्यादा पानी पीते हैं, तो वो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि आप बाथरूम करने जाते हैं, यूरिनेशन से आपको पता चलेगा अगर आपकी यूरिन का कलर ज्यादा पीला आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है। तो आप पानी का कंटेंट अपना बढ़ाइए। अगर आपका यूरिन नॉर्मल वाइट आ रहा है तो मतलब आप जिस तरीके से पानी पी रहे हैं, इतना पर्याप्त पानी आप पी रहे हैं, तो इससे आप एक जनरल तरीके से पता कर सकते हैं कि आप पानी जो है वो प्रॉपर पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। चलिए,
पानी को लेकर तो ये भ्रांति दूर हुई कि पानी आपको नॉर्मल पिए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी आपका भोजन नहीं पचाता है और उसकी वजह से आपको शरीर को जो तमाम अंग हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका असर सीधा सीधा शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर रश्मि, पानी को लेकर बात हो गई है, अब हम थोड़े से कुछ नुस्खों को लेकर बात करते हैं। जिस तरह से स्थिति अगर ऐसी बन जाए, चलिए कोई अगर घर में इस तरह से पीड़ित हो जाता है कि अचानक से उसे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं, उसको उल्टी शुरू हो जाती है, दस्त शुरू हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, तुरंत इमरजेंसी में नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या कुछ वो उपाय होने चाहिए जो वो घर पर कर सके? किस तरह से अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाए, किस तरह से वहाँ स्थिति थोड़ी बहुत नॉर्मल कर पाए जिससे कि वो डॉक्टर के पास सही तरीके से पहुंच पाए? दिनेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इसका बहुत ही डिटेल में जवाब दूंगी मैं। सबसे पहली चीज, यदि फूड पॉइजनिंग, डायरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये सारी चीजों को मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। यदि आपको लग रहा है आपके घर में किसी को दस्त हो रहे हैं आसान भाषा में और उसके साथ उल्टी हो रही है, तो इससे सबसे बड़ा खतरा क्या है कि शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा। हमें करना क्या है? हमें इस डिहाइड्रेशन से बचाव करना है। तो सबसे पहली चीज, ओआरएस का पैकेट आप जरूर ले आइए घर पे। मान लीजिए गांव देहात में जहां पर आपको नहीं मिल रही हैं, फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, घर में आप ओआरएस बना सकते हैं और कुछ ऐसी चीजों से जो हर घर में आपको जरूर मिलेंगी। 1 लीटर साफ पानी चाहिए। 1 लीटर जो पानी की बोतल होती है वो 1 लीटर की होती है। यदि वो नहीं है तो हमारा जो ग्लास होता है जिससे हम पानी पीते हैं वो करीबन 200 से 230 ml का होता है। तो ऐसे 5 ग्लास पानी आप एक भगोने में ले लीजिए, उसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद उसे साफ जगह पे ढक कर रखिए और ठंडा कर लीजिए। इसमें करीबन आधा चम्मच नमक मिलाना है और 3 बड़े चम्मच चीनी के मिलाने हैं। ये आपका ऑलमोस्ट जो WHO का ORS है, सेम वही कॉम्पोजिशन बन जाती है। यदि मान लीजिए ये जो मिश्रण है इसे पीने में तकलीफ हो रही है तो थोड़ा बहुत आप नींबू का रस डाल सकते हैं। और जिस व्यक्ति को दस्त लग रही है या उल्टी हो रही है, आप ऐसे व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जितना वो एक्सेप्ट कर पा रहा है ऐसा मिश्रण देते रहिए। ये जो पानी आपने बनाया ये 8 घंटे में आपको खत्म करना है। यदि मान लीजिए मरीज नहीं पी पा रहा है उतना, तो 8 घंटे के बाद आप इसको टोटली डिस्कार्ड करके दोबारा से फ्रेश बनाइए। यदि पानी की कमी नहीं होती है तो व्यक्ति विशेष की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो डेफिनेटली रिकवर कर जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लीजिए। कई बार एंटीबायोटिक्स की, एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन की, एंटीवायरल मेडिकेशन की जरूरत होती है। अगर उसका हेल्प आपको मिलेगी तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। जी, और इसके अलावा जी, सॉरी दिनेश जी, 2 बातें और रह गई हैं। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। खाने में क्या चीज लेनी है, कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या मरीज को देना है खाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फूड पॉइजनिंग है, खाना बिल्कुल हल्का दीजिए। ऐसा खाना दीजिए जैसे दलिया है, पतली मूंग की दाल की खिचड़ी है, केला है, दही है, छाछ है। ये सारी चीजें आपकी इंटेस्टाइन को हेल्प करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो यदि ये सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं, मैं पूर्णतः कह रही हूं कि पेशेंट डेफिनेटली किसी सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंचेगा और बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। जी, चलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपने एक जानकारी जो दी। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ये काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस तरह की जो जानकारियां हैं वो देना और ख़ास करके लोगों को जागरूक करना हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कि आप अगर इस स्थिति से गुजरते हैं और आपकी स्थिति नहीं है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच पा रहे हैं, या आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां मेडिकल हेल्प आपको पॉसिबल नहीं है तुरंत, तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि दस्त, उल्टी आम समस्याएं हैं, अगर इस तरह की समस्याएं होती है तो आप ORS घर पर बना सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर रश्मि ने बड़ी साधारण प्रक्रिया बनाई कि आप 5 गिलास पानी लीजिए, उसको गर्म कीजिए, पानी को फिर ठंडे होने तक ढक कर रख दीजिए, उसमें आप आधा चम्मच नमक डालिए, 3 चम्मच चीनी मिलाइए और उस घोल को 8 घंटे के अंदर अंदर आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कि बहुत हद तक आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी होगी और उससे आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप कहीं भी आप मेडिकल हेल्प के लिए आप जा सकते हैं या आप एक सामान्य सा अपने आप को महसूस कर सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी। डॉक्टर राहुल, गर्मियों का मौसम है, ठंडे खाने को लेकर के भी हम बात करें, क्योंकि खाना ठंडा भी आजकल बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जो लोग अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं हैं, अगर उन्होंने खाना बना लिया
ज़्यादा खाना बन जाता है, सोचते हैं चलिए इसको कल खा लेंगे, फ्रिज में रख दिया, परसों तक उसका इस्तेमाल करते हैं, 2-2 दिन तक उस खाने का सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर खाने का इस्तेमाल करना शरीर के लिए ठीक है, या फिर उस खाने को हमें गर्म करना होगा? किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए, वो जो खाना आप ठंडा तो नहीं खा सकते और ठंडा खाना खाना भी नहीं चाहिए। आप उस खाने को निकालिए, आप उसे गर्म करके देखेंगे तो आपने अमूमन एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम खाना गर्म करते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि उसमें से खराब स्मेल आ रही है या अलग टेस्ट चेंज हो रहा है। तो एक तो बेनिफिट ये है कि जब आप उस खाने को गर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये खाना आप खाने लायक रह भी गया है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप गर्म खाना खाना ही चाहिए ताकि खाने में भी टेस्ट उसका सही रहता है। तो गर्म खाना ही खाना चाहिए। मैं तो मतलब यही बोलूँगा, क्योंकि उससे आपको 2 बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो आपको पता भी चल रहा है कि आपका खाना खाने लायक रह भी गया है या नहीं, और दूसरा आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो खाना जो है वो गर्म करके ही खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से तमाम उपायों को लेकर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें बचाव करना है, किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, कच्चे खाने को लेकर के भी बात कही जा रही थी कि कच्चा जो खाना होता है, क्योंकि सब्जी पूरी तरह से नहीं पक पाती है, उसका अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी सही नहीं है, या रोटियां जो सही हैं वो पूरी तरह से नहीं पकी हैं तो वो भी क्या हमारे शरीर को नुकसान कर सकती हैं, और फूड पॉइजनिंग का क्या ये कारण हो सकता है? जी, ये फूड पॉइजनिंग का बहुत ही प्रॉपर कारण इसमें मान सकते हैं, क्योंकि हम सलाद खा लेते हैं कई बार। सलाद कई लोगों को पचती नहीं है, कई लोगों को जो कि आजकल चलन में है अंकुरित दाल लेकर के खाना, अंकुरित भोजन खाना, तो वो चीज़ भी कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, उसके कारण भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। या हम उन चीज़ों को जैसे कि सलाद अंकुरित दालों की बात करें तो उनको लोग कपड़ों में रख के फर्मेंट करते हैं ताकि वो अंकुरित हो जाए। तो कई बार वो कपड़ा अगर साफ नहीं होता तो उससे मतलब वो जो अंकुरित है उनमें बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो भी पेट को खराब करते हैं। तो हमारा पेट उन सब चीज़ों को पचा नहीं पाता। तो या तो आप सलाद खाते हैं जैसे खीरा, टमाटर, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बाकी पत्ता गोभी वगैरह इन सब चीज़ों का लोग सलाद बनाते हैं तो उसको हल्का सा स्टीम करके खा लें, तो फिर उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि वो आसानी से पच भी जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो स्टीम करके खा सकते हैं उसको। हालांकि इन सब चीज़ों से होती है फूड पॉइजनिंग, पेट में दर्द होना, मरूड़ उठना, प्रॉपर जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। चलिए डॉक्टर रश्मि, अगर कोई फूड पॉइजनिंग से शिकार व्यक्ति है और अगर वो उपचार कराता है तो हम कितना वक्त माने कि उसको सही होने में कितना कम से कम समय लग सकता है? जी दिनेश जी, देखिए, फूड पॉइजनिंग में जब हम ग्रेड करते हैं किसी को तो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, ये किस बेसिस पे है? ये इस बेसिस पे है कि पेशेंट को सिम्टम्स किस तरीके के आ रहे हैं, प्लस पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है। पहली चीज, यदि व्यक्ति विशेष को सिंपल डायरिया है और वैसे पेशेंट ठीक है, हाइड्रेशन स्टेटस नॉर्मल है, पेशाब ठीक हो रही है, पेशाब बहुत पीली नहीं हो रही है, पानी की उतनी कमी नहीं लग रही है, तो हम पेशेंट को प्रमोट करते हैं कि आप घर पे दवाई लीजिए, जो प्रिकॉशंस हैं वो लीजिए, सादा खाना खाइए और आप घर पे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगते हैं। जो थोड़े से सीरियस पेशेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग की वजह से पेशेंट को बहुत तेज बुखार आ रहा है, इसके अलावा पानी की कमी हो गई है, हाइपोटेंशन हो गया है, मतलब बीपी लोअर साइड पे जा रहा है, या शॉक में चला गया और भी बीपी कम हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों में पेशेंट के सिम्टम्स देखते हुए थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। अगेन, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा रेजिस्टेंस है फाइट करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया से या वायरस से या पैरासाइट से जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली एक ये लाइन खींच देना कि इतने दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। बट यस, बिल्कुल, अगर एक हफ्ता हम मान के चल सकते हैं कि अगर गंभीर भी समस्या है तो 1 हफ्ते में रिकवर आप हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ख्याल आप रखिए, सावधानी आप रखिए, सुरक्षा आप रखिए, तो ऐसी स्थिति ना बने कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या हॉस्पिटल में जाना पड़े। तमाम बातें बताई हैं, तमाम उपाय बताए हैं दोनों डॉक्टर्स ने कि किस तरह से हमें सावधानी रखनी है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रश्मि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी अपनी बात रखने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को देने के लिए। तो दोस्तों, गर्मी का समय है और इस गर्मी के समय में खाना सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, पानी भी प्रदूषित होता है। तो प्रदूषित खाने पीने से बचिए, बाहर का ज़्यादा कुछ मत खाइए और अपने आप को सुरक्षित बचा के रखिए। और तमाम जो जानकारियाँ आपको दी गई हैं उनको आप फॉलो कीजिए, तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस रखेंगे। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।